चलो, तो आज अपन पढ़ने वाले हैं ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि चारों चैप्टर में 10th क्लास के काम आएगा। मैंने कल भी ये बात बोली थी, आज भी ये बात बोली। कल मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया था कि केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशन क्या होती हैं, छोटा सा इंट्रोडक्शन था, बहुत बेसिक सा। आज मैंने तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन लिख दिया। वो क्वेश्चन है बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन, जिसमें मैंने लिखा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। ये एक रिएक्शन होती है, एक्चुअल रिएक्शन। और मैं एक और रिएक्शन लिख देता हूँ, ठीक है। ये अपने में नोट करो। व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट is heated, it produce calcium oxide and carbon dioxide। और एक और रिएक्शन उठा लेते हैं कहीं से भी। हाँ, आयरन जिंक लेते हैं। When zinc reacts with जिंक सल्फेट एंड कॉपर इज फॉर्म। मैंने तुम्हारे सामने 3 रिएक्शन लिखी हैं। अब ये बताओ, मैंने तुम्हारे सामने 3 रिएक्शन लिखी हैं या 3 इक्वेशन लिखी हैं? ठीक है। इक्वेशन में मैंने तुमको बताया था कि कुछ कीवर्ड्स होते हैं, जैसे कि प्लस होता है, माइनस होता है, प्लस होता है, एरो होता है। उसमें मैं ये बताता हूँ कि ये पर्टिकुलर चीज़ किस स्टेट में पाई जाती है, ये सब चीज़ें होती है। क्या तुम्हें जितना मैंने ये लिखा है इसमें ये सब दिख रहा है कि कौन रिएक्ट होकर किस साइड में क्या बना रहे हैं, लेफ्ट साइड, राइट साइड, ऐसा कुछ दिख रहा है? मुझे सिर्फ ये जो ऊपर वाला है ना, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट, ये मुझे थोड़ा इक्वेशन के फॉर्म में लग रहा है ना। लेकिन ये जो मैंने नीचे लिखा है कि when कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इट प्रोड्यूस कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये इक्वेशन नहीं लिखी मैंने, ये मैंने क्या लिखी है, एक रिएक्शन, कि जब कैल्शियम कार्बोनेट हीट होगा तो वो क्या क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। और समझ आया? ये एक रिएक्शन लिखी है, मुझे इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखना है। और दोनों, ऊपर एक इक्वेशन दी है, नीचे 2 रिएक्शन दिए, इनको इक्वेशन फॉर्म में लिखना है। और मुझे इनको इस फॉर्म में नहीं लिखना, ऊपर वाले फॉर्म में, मुझे इन तीनों को फॉर्मूलाज के फॉर्म में लिखना है। यही मैं 9th क्लास में बार बार बताता था कि 10th क्लास में ऐसा आएगा, तुमको फॉर्मूलाज नहीं दिए जाएंगे, तुमको फॉर्मूला बनाने आने चाहिए। समझ आ गया? आज हम देखेंगे कि फॉर्मूलाज कैसे बनाएंगे, ठीक है। फॉर्मूलाज बनाने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, वो किसका है, वैलेंसी का कॉन्सेप्ट। वैलेंसी का मतलब अगर हम सीधे तौर पे बिल्कुल सिंपल भाषा में देखें तो वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
शेयर्ड। अब ये जो मैंने शेयर्ड लिखा है इसमें दो चीज़ें आती हैं, या तो इलेक्ट्रॉन लेना या तो इलेक्ट्रॉन देना। शेयर करने में दोनों चीज़ें आ जाती हैं। टू बिकम स्टेबल, इलेक्ट्रॉन शेयर करना क्या होने के लिए? स्टेबल होने के लिए। अब स्टेबल होने का मतलब है अपना ऑक्टेट क्या करने के लिए, क्या करने के लिए? कंप्लीट। ऑक्टेट कंप्लीट करने का मतलब क्या है? अपने आखिरी शेल में, शेल समझते हो, अपने आखिरी शेल में उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? अगर पहला शेल है तो 2, दूसरा शेल है तो 8, समझ आ गया? तीसरा शेल है तो भी 8। यही मैंने पढ़ाया था पिछली क्लास में, पिछले प्रीवियस ईयर में। तो आपको बस किसी भी एटम को ऐसा बनाना है कि उसके आखिरी शेल में उतने इलेक्ट्रॉन्स हों जितने इलेक्ट्रॉन उस शेल में होने चाहिए। समझ में आ गया? यही किसका कॉन्सेप्ट है? वैलेंसी का। इसके लिए हमें एक और चीज़ पता होनी चाहिए, वो है हर एटम का एटॉमिक नंबर। ठीक है, हमें हर एटम का क्या पता होना चाहिए? एटॉमिक नंबर। अब हम हर एटम का तो कर नहीं सकते, या फिर हर एलिमेंट का तो कर नहीं सकते, 118 एलिमेंट हैं। हम कुछ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स का करेंगे, ठीक है ना, जो हमें जनरली पता होने चाहिए। जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1 है। हाइड्रोजन के बाद सीधे हम पहुंच जाते हैं किस में? कार्बन में। कितना है? 6 है। नाइट्रोजन कितना है? 7 है। ऑक्सीजन 8 है। फिर उसके बाद हम चलते हैं सोडियम 11 है। मैग्नीशियम का 12 है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं, चलो फॉस्फोरस का इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एल्यूमिनियम 13 है। फिर उसके बाद सल्फ़र का 16 है। उसके बाद पोटेशियम का 19 है और कैल्शियम का। ये है एटॉमिक नंबर जो तुम्हें याद करने। इसके अलावा भी लेकिन मोक्ष, इस बार तुम्हें और भी ऐसे एलिमेंट्स आ गए जिनका तुम्हें एटॉमिक नंबर पता हो चाहे ना हो, एक चीज़ पता होनी चाहिए, वो है उनकी वैलेंसी। ढूंढ के बता सकते हो इसमें कौन सा नया है जो तुमने पिछले साल नहीं देखा? कॉपर देखा था, लेकिन क्या हमने उसका एटॉमिक नंबर पढ़ा? नहीं, हमने कॉपर का एटॉमिक नंबर नहीं पढ़ा। लेकिन क्या हमने उसकी वैलेंसी देखी थी वहाँ पर? हाँ, हमने कॉपर की वहाँ पर 2 वैलेंसी देखी थी, 1 और 2। कॉपर 1 और कॉपर 2। इस क्लास में तुम्हें ये पता होना चाहिए कि नॉर्मली, ध्यान से सुनना, नॉर्मली कॉपर की वैलेंसी कितनी होती है? 2। वो भी किस में? प्लस में या माइनस में? प्लस। चार्ज कॉपर का जो होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कॉपर, इसका जो चार्ज होगा वो हमेशा होगा 2, +2। समझ आ गया? यानी उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। क्लियर हुआ? जब तक कॉपर में ब्रैकेट में 1 नहीं लिखा जाता, कॉपर 1 करके, तब तक उसकी वैलेंसी 1 नहीं लेना है। कॉपर 2 नहीं लिखा रहेगा इस क्लास में, 10th क्लास में कभी, हमेशा क्या लिखा रहेगा? सिर्फ और सिर्फ कॉपर। तुम्हें पता होना चाहिए कि कॉपर की वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है। क्लियर हुआ? ठीक वैसा ही होगा आयरन के साथ। आयरन की जो वैलेंसी है 2 भी होती है और 3 भी होती है, लेकिन इस क्लास में, 10th क्लास में, तुम्हें जनरली उसकी वैलेंसी लेनी है +3। समझ आया? तुम्हें नॉर्मली ये लेनी है जब तक लिखा ना जाए कि आयरन किस फॉर्म में। समझ में आया? ठीक है, ये हो गए। और कुछ है जो अभी हमें लगेंगे? नहीं। ठीक है, पॉली एटॉमिक देख लेते हैं। क्या? हाँ, जिंक भी है। तो जिंक का हमें अभी एटॉमिक नंबर याद रखने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। एटॉमिक नंबर मैं याद करने इसलिए अभी नहीं कह रहा हूँ क्योंकि इनके ना एटॉमिक नंबर की वजह से वैलेंसीज चेंज हो सकती हैं। मतलब आयरन की +2 भी होती है, +3 भी होती है। तो अगर तुम एटॉमिक नंबर याद करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे कि सर इसकी तो +2 आ रही है, हम इसकी +3 क्यों लेते हैं, या फिर इसकी +3 आ रही है, +2 क्यों लेते हैं। तो इसकी एटॉमिक नंबर याद मत करो क्योंकि फ़िलहाल 10th क्लास में तुम्हें मॉलिक्यूलर मास भी नहीं निकालना।
है ना, तो हमें टेंशन नहीं लेनी है, हमें डायरेक्टली इनका क्या याद रख लेना है, इनकी वैलेंसी या इनका चार्ज। ठीक वैसे ही जिंक का हमेशा जो चार्ज लेना है वो भी कितना लेना है, +2, और इसकी वैलेंसी क्या होगी, हमेशा 2। समझ आया। अब अपन कुछ पॉली एटॉमिक और देख लेते हैं। 6 पॉली एटॉमिक बताए थे, ठीक है। एक होता है हमारा हाइड्रोक्साइड, जो कि हमेशा किस फॉर्म में होता है, माइनस, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, 1, जितना चार्ज उतनी वैलेंसी। इसके बाद NO3, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रेट, ठीक है, ये हाइड्रोक्साइड है, ये नाइट्रेट है, इसकी भी वैलेंसी क्या होगी, 1। एक होता है NH4+ अमोनियम, ठीक है, ये अमोनियम आयन होता है, ठीक है, इसकी भी वैलेंसी क्या होगी, 1, जितना चार्ज उतनी वैलेंसी। 4 नहीं होगी वैलेंसी, ये 4 किसका नंबर है, हाइड्रोजन का, लेकिन इसका पूरे मॉलिक्यूल का चार्ज कितना है, +1, इसलिए वैलेंसी क्या होगी, 1। इसके बाद CO3₂-, इसको हम बोलते हैं कार्बोनेट, और इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2, ठीक है। वैलेंसी में माइनस प्लस का कोई रोल नहीं होता, ठीक है, चार्ज में होता है। फिर इसके बाद SO4₂-, इसको हम बोलते हैं सल्फेट, ठीक है, इसकी भी वैलेंसी क्या होगी, 2, क्योंकि जितना चार्ज उतनी वैलेंसी। और फाइनली एक होगा PO4₃-, इसको बोलते हैं फॉस्फेट, और इसकी वैलेंसी होगी, समझ में आ गया, ठीक है, बढ़िया। ये हो गए हमारे पूरे लगभग जितने हमें आएंगे। एक्स्ट्रा होता है तो हम बाद में देख लेंगे कि उसका चार्ज या उसकी वैलेंसी क्या होगी। अब हम देखते हैं कि इन एटॉमिक नंबर से या इस वैलेंसी से हम फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, ठीक है, एक बार फिर देख लेंगे। मान लीजिए आपको मैंने बोल दिया कोई भी फॉर्मूला उठाओ, यहाँ से कोई भी एक, सोडियम उठा लिया, मैंने बोल दिया सोडियम, एक और उठा लो, लेकिन ऐसा उठाना जिसका चार्ज माइनस होता है, नाइट्रोजन, ठीक है। सोडियम और नाइट्रोजन, लेफ्ट साइड वाला हमेशा कौन से चार्ज का होता है, ठीक है, और राइट साइड वाला हमेशा, लेफ्ट साइड वाला हमेशा पॉजिटिव, राइट साइड वाला हमेशा नेगेटिव। और अगर मैं ऐसा कोई ले रहा हूँ जो अकेला है, जैसे नाइट्रोजन तुमने बोला, तो नाइट्रोजन अकेला है, तो नाइट्रोजन अगर अकेला है तो मैं उसको नाइट्रोजन नहीं, मैं उसको बोल दूंगा नाइट्राइड। समझ आ गया, अकेला है तो मैं आइड लगा देता हूँ। एक्सेप्ट इसका केस, हाइड्रोक्साइड अकेला नहीं है, ना ऑक्सीजन अकेला है ना हाइड्रोजन अकेला है, समझ आए, लेकिन फिर भी मैं इस केस में इसको क्या बोलता हूँ, हाइड्रोक्साइड। समझ आ गया। बाकी सब जितने भी अकेले हैं, जैसे नाइट्राइड, ऑक्साइड, सल्फाइड, ठीक है। एक और आ जाता है इसमें, एक और आ जाता है, यहाँ पर अपन लिख देते हैं क्लोरीन का 17, क्लोराइड, ठीक है। नाउ सोडियम नाइट्राइड, इसका फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na, नाइट्रोजन का क्या होता है, N, प्लस माइनस भूल जाओ, अभी हमें बनाना आना चाहिए पहले, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7। अब हम इनको शेल्स में डिवाइड करेंगे, बांटेंगे। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, अगले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, अगले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। इसमें देखते हैं, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, अगले शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। 2, 8, 1, 11, 2 और 5, 7। अब ध्यान से देखें तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। अब ये क्या कर सकता है, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ऑक्टेट कंप्लीट करने का मतलब है इसको अपने आखिरी शेल में उतने इलेक्ट्रॉन चाहिए जितना वो शेल को स्टेबल बना सके। समझ आया। अब ये तीसरा शेल है, तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8। या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ले ले और 8 बना ले, या तो ये इस इलेक्ट्रॉन को हटा दे तो वैसे ही 8 हो जाएंगे अपने आप। तो ये आसानी से क्या कर पाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। तो इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ठीक है। इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5। अब या तो दूसरे शेल में कितने होने चाहिए, 8,
अब या तो ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन लेकर अपने शेल को कंप्लीट कर ले, या तो इस शेल को ही हटा दे 5 इलेक्ट्रॉन को, तो उसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट रहेंगे। आसान क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब चूंकि हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है माइनस, नेगेटिव चार्ज, अगर मैं तुमको नेगेटिव चार्ज दे दूं एक्स्ट्रा, तो तुम्हारे ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा में दे रहा हूँ। अगर मैं तुमसे नेगेटिव चार्ज छीन लूँ तो अब तुम्हारे पास ज़्यादा क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। तो मैंने इससे छीन लिया नेगेटिव चार्ज, कितना, 1, तो इसके पास क्या बढ़ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो Na के ऊपर क्या बढ़ गया, 1 पॉजिटिव चार्ज, तो Na प्लस। इसको मैंने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 3 नेगेटिव चार्ज दे दिए, तो एक्स्ट्रा 3 नेगेटिव चार्ज आ गया, तो क्या इस पे साइन लगेगा, -3। समझ आ गया। अब हम इधर चलते हैं। अब बस हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, सोडियम होता है +1, नाइट्रोजन होता है -3। जितना चार्ज उतनी वैलेंसी। हम वहीं उसी अपने डायलॉग पे आ गए। इसका चार्ज क्या है, 1, तो वैलेंसी 1। इसका चार्ज क्या है, 3, तो वैलेंसी 3। क्या हो जाएगा, क्रिस क्रॉस हो जाएगा। सोडियम को क्या मिल जाएगा, नाइट्रोजन को क्या मिल जाएगा, 1। आ गया हमारा सोडियम नाइट्राइड का फॉर्मूला। क्लियर हुआ। एक हम पॉलीएटॉमिक वाला करके देखेंगे, ठीक है। तुम चूज करो, एक कोई भी पॉजिटिव चार्ज वाला यहाँ से उठा लो, एक कोई भी नेगेटिव चार्ज वाला पॉलीएटॉमिक उठा लो। कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट फॉर्मूला बनाना है इसका, ठीक है। कैल्शियम क्या सिंबल होता है, नाइट्रेट का। अब तो डायरेक्ट मुझे इसका चार्ज ही पता है, मुझे इसका फाइंड नहीं करना, तो मैं सीधे लिख दूंगा NO3-, ठीक है। लेकिन मुझे इसका निकालना पड़ेगा। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2, 8, 8, 2। बांट दिया, लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 एक्स्ट्रा है, क्या कर देंगे, निकाल देंगे, हटा देगा 2 इलेक्ट्रॉन। कौन सा चार्ज बढ़ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो कैल्शियम के ऊपर चार्ज आ जाएगा 2+, इसके पास चार्ज था NO3-, जितना चार्ज उतनी वैलेंसी, 2, 1। कैल्शियम को क्या मिला, नाइट्रेट को क्या मिला, और NO3 को अगर 2 मिला है तो हम बाहर क्या लगा देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, क्योंकि अगर हमने यहीं 2 लिख दिया तो वो 32 हो जाएगा, जो कि बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि ये 3 जो है, क्या मैं इस 3 को हटा के 2 लिख सकता हूँ, नहीं, वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो 3 इसके पास ऑलरेडी हैं, वो नहीं हटा सकते। तो अगर नाइट्राइट को 2 मिला है, नाइट्रेट को 2 मिला है, तो हम क्या लगा देंगे बाहर, 2। समझ आ गया, कैल्शियम नाइट्रेट। अब सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप आएगा। अब जो ऊपर हमने लिखे थे क्वेश्चंस, उनको हम यहाँ पर लिखने की कोशिश करेंगे। समझ में आ गया, ठीक है। इसी की मदद से बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। बैलेंस नहीं करना, ये तो मैंने एग्जांपल दिया था कि ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा बोर्ड्स में, सेम ऐसा लिखा हुआ, मतलब यही नहीं, लेकिन ऐसा लिखा आ सकता है। अब हमें इनका क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला, तभी तो जाकर बैलेंस कर पाएंगे। तो पहला क्या है तुम्हारा, कैल्शियम ऑक्साइड। फट से निकालो, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला, वेरी गुड। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CaO, ठीक है। एक बार देख लेते हैं कैसे आया CaO। कैल्शियम कितना होता है, 20, ऑक्सीजन कितना होता है, 8, 20 को किया 2, 8, 8, 2, इसको किया 2 और 6, 2 एक्स्ट्रा है, तो कैल्शियम 2+ निकाल देगा। 2 कम है,
ले लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ऑक्सीजन 2 माइनस, जितना चार्ज उतनी वैलेंसी, कितना 2 वैलेंसी, इसकी भी 2 वैलेंसी। चाहो तो यहीं काट दो, या फिर आगे चल के हम लिख सकते हैं कैल्शियम 2 ऑक्साइड 2, काट दिया, क्या बन गया, Ca2 बन गया। प्लस किससे रिएक्ट कराया, यानी कि ये हम क्यों निकाले, बचपन से नर्सरी में पढ़ा था, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, नर्सरी में पढ़ा था ना। हाँ, फिर उसके बाद इससे क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, ये है कैल्शियम, 10 बार हमने बता दिया कि इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 2, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी क्या है 1। अब तो हमें दिक्कत नहीं, अब तो माइंड में कर लेंगे, कैल्शियम की 2, इसके तो कैल्शियम को मिला 1 और हाइड्रोक्साइड को मिला 2, तो कैल्शियम को मिला 1 और हाइड्रोक्साइड को मिला OH ट्वाइस बोल देंगे। ठीक है, अगर मैं बोलूँगा OH2 तो मुझे लगेगा कि 2 कहाँ लगा है, H में, है ना, हम बोलेंगे OH ट्वाइस। प्लस क्या बनी, हीट। अब इसको ना बैलेंस करने कहा जाएगा, वो बाद में देखेंगे, लेकिन बैलेंसिंग करना क्या होता है, जितने रिएक्टेंट में एलिमेंट्स का नंबर है उतना ही प्रोडक्ट में नंबर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, लेफ्ट साइड वाले क्या कहलाते हैं, लेफ्ट साइड वाले रिएक्टेंट्स हैं और राइट साइड वाले प्रोडक्ट हैं। इसमें कितने एलिमेंट दिख रहे हैं तुमको, एक कौन सा है कैल्शियम, एक कौन सा है ऑक्सीजन, एक कौन सा है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो गिन लिया, तो इसमें 3 एलिमेंट हैं, उधर भी 3 है। यहाँ कैल्शियम कितना है 1, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ भी तो 2 हैं, बाहर का गिन लिया हमने। यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2, 1 2, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2, ऑलरेडी बैलेंस्ड। इसको हम बोलेंगे ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ऑलरेडी क्यों बैलेंस्ड है, क्योंकि अगर यहाँ पर रिएक्टेंट में कैल्शियम का नंबर 1 है तो प्रोडक्ट में भी 1 है, यहाँ ऑक्सीजन का नंबर 2 है रिएक्टेंट्स में तो प्रोडक्ट में भी 2 है, यहाँ रिएक्टेंट में हाइड्रोजन का नंबर 2 है तो यहाँ पर प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन का नंबर 2 है। समझ में आ गया। हीट इसलिए है क्योंकि कुछ प्रोसेस ऐसी होती हैं, देखो क्या होता है, तुमने खाना खाया, तुम्हारी बॉडी में जैसे ही खाना टूटता है, या फिर मैं कहूँ खाने में क्या टूटता है, तुम खाने में जनरली सबसे मेजर प्रोडक्ट जो खाते हो वो होता है ग्लूकोज। ठीक है, वो ग्लूकोज जब बॉडी में जाता है और बॉडी के अंदर जाकर टूटता है तो उससे ना एनर्जी निकलती है। कुछ एनर्जी किस फॉर्म में निकल जाती है, हीट के फॉर्म में। तुम्हारी बॉडी से हीट निकलती है कि नहीं निकलती है, तो वो हीट कहाँ से आ रही है, इसी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के टूटने से। और सिर्फ ये नहीं, ऐसी कई रिएक्शंस होती हैं जिसमें अगर कोई चीज़ टूट जाए ना तो उसमें से क्या निकल जाती है, हीट निकल जाती है। समझ आया। कुछ रिएक्शंस ऐसी भी होती हैं जहाँ पर अगर तुम 2 चीज़ों को मिला दो तो क्या निकल जाएगी, हीट निकल जाएगी। तो इनको ना टाइप्स ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, जो कि हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस किस टाइप की रिएक्शन होती हैं। जो मैंने पहली वाली रिएक्शन बताई, कुछ के टूटने से हीट निकल जाए, उसको हम बोलते हैं, पता है क्या बोलते हैं, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। यानी कुछ टूट गया, डीकम्पोज हो गया। समझ आया। और जो जुड़ने से अगर हीट निकल जाए, या फिर सिंपली अगर 2 चीज़ों के जुड़ने से एक नई चीज़ बन जाए, तो उसको हम बोलते हैं कंबाइन करके कॉम्बिनेशन रिएक्शन करना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर जुड़ रहे हैं और जुड़ के क्या बना रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इनके जुड़ने में ना कुछ एनर्जी क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। किस फॉर्म में रिलीज हो गई, हीट के फॉर्म में। समझ आ गया। अब अपन अगली 2 रिएक्शन करते हैं। व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, यहाँ तक रिएक्टेंट हो गए, ऐसे समझना पड़ेगा। व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, इट प्रोड्यूस, यानी प्रोड्यूस करके क्या बना रहा है,
प्रोडक्ट बना रहा है। नाम में देखो, प्रोड्यूस करके क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। इट प्रोड्यूस कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब सबसे पहले हमें इसको लिखना आना चाहिए, वही मैं सिखा रहा हूँ आज। कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, तो मुझे यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट बनाना आना चाहिए पहले तो, जो कि बहुत आसान है बनाना। अभी हमने इतने सारे एग्जाम्पल्स में यही देखा कि कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होगी, 2 होगी। समझ आया? तो मैंने बोला कैल्शियम की वैलेंसी 2 है। कार्बोनेट ये है जिसकी वैलेंसी भी क्या है, तो जब मैं इन दोनों को साथ में लिखूंगा तो 2 से 2 क्या हो जाएगा। ठीक है, फिर भी एक बार देख लेते हैं ट्राई करके। ठीक है, बना के देख लेते हैं। कैल्शियम की वैलेंसी, कैल्शियम का हो जाता है 2 8 8 2, क्योंकि 20 है। लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, दे देगा, यानी कैल्शियम 2+ है ना। कार्बोनेट है CO3 2 माइनस। अब अगर मैं यहाँ पर जितना चार्ज उतनी वैलेंसी लिखूँ 2 2 क्रिस क्रॉस हो जाएगा। तो ध्यान से देखना, कैल्शियम को क्या मिला 2, कार्बोनेट को CO3 के ब्रैकेट में क्या मिला 2। ये मैंने इसलिए लिख दिया ताकि ब्रैकेट से कट करते समझ आए। तो क्या ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, हाँ हो जाएंगे। तो 2 से 2 कैंसिल, हमारा बचा CaCO3। तो अब मैं इसको सीधा लिख सकता हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला CaCO3। मैंने इसको क्या किया मोक, कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, मैंने इसको हीट किया। तो या तो मैं प्लस करके हीट लिख दूं, या फिर मैं एरो बनाऊं और उसके ऊपर हीट लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। इससे मुझे क्या समझ आ रहा है, मैंने कैल्शियम कार्बोनेट को क्या दी, हीट दी। और फिर यहाँ तक हमारे क्या खत्म हो गए, रिएक्टेंट। कितने रिएक्टेंट है हमारे, कौन सा, कैल्शियम कार्बोनेट। ये रिएक्टेंट नहीं है, जैसे कि यहाँ पर मैंने पूछा प्रोडक्ट कितने हैं, तो कितने प्रोडक्ट हैं, एक ही प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट मिलेगा। ऐसे हीट हमको ऐसे थोड़ी मिलती है प्रोडक्ट के फॉर्म में, जिसको हम ऐसे ले सकें, ये लो हीट, ऐसे मिलेगा क्या, नहीं। तो ये प्रोडक्ट होता है, हीट नहीं होती। हीट हम बताते हैं कि रिलीज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर भी रिएक्टेंट कितना है, एक। इट प्रोड्यूस कैल्शियम ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला हमें पता है, क्या, CaO प्लस एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एंड में क्या लग जाएगा, प्लस CO। समझ आ गया? अब मुझे बताओ देखकर, क्या ये बैलेंस्ड है, पक्का। कैल्शियम रिएक्टेंट्स में कितने हैं, रिएक्टेंट में कैल्शियम का नंबर है 1, यहाँ 1। कार्बन अलग है, दोनों साथ में नहीं है, दोनों अलग अलग। कार्बन यहाँ कितना है 1, यहाँ कितना है 1। ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं 3, O 1 2 3, ऑलरेडी बैलेंस्ड। समझ आ गया? ठीक है। देखो ये दोनों रिएक्शन किस, देखकर बताओ कि किस बेसिस में उल्टी हैं। इनमें कुछ डिफरेंस है दोनों रिएक्शन में, है, बताओ कौन सा। इस रिएक्शन में दो चीज़ों को मिलाकर एक चीज़ बनी, जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हुई, हीट। इसमें इस चीज़ को तोड़ने में क्या लगी, हीट। यहाँ पर हीट हमें मिल रही है, यहाँ पर हीट हमने दी है, अप्लाई करी है। समझ आ गया? ये दो अलग अलग टाइप की रिएक्शन है, ठीक है। आगे हम फिर पढ़ेंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ, दो चीज़ों को कंबाइन करके जब एक चीज़ बन रही है, ये दो से ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन ये एक ही होगी। यानी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को यूज़ करके जब मैंने एक चीज़ बनाई, तो इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कंबाइन करके बनाई। समझ आया? और जब मैंने किसी एक चीज़ को तोड़कर दो या दो से ज़्यादा चीज़ें बना दी, तो मैंने इसको डिकम्पोज कर दिया। तो ये कौन से टाइप की रिएक्शन हो गई, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। समझ आ गया? ये कौन सी रिएक्शन है, कंबाइन करके कौन सी रिएक्शन हुई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ टूटकर कुछ बना है तो
डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। समझ आ गया? दो टाइप की रिएक्शन तो यहीं पढ़ ली अपन ने। अब अपन देखते हैं ये वाली रिएक्शन, ठीक है। When zinc reacts with copper sulfate, क्या इसको देखकर मैं इन सब का फॉर्मूला लिख सकता हूं? तुम लिखो पहले। When zinc reacts with copper sulfate, ठीक है। When zinc reacts with copper sulfate, जिंक है तो मैं सीधा क्या लिख दूंगा? Zn। रिएक्ट्स विथ कॉपर सल्फेट, कॉपर कहाँ गया भैया? ये क्या है वैलेंसी? 2। सल्फेट बगल में क्या है वैलेंसी? 2। कट जाएगा तो सिंपल हम लिख देंगे CuSO4। रिएक्ट्स विथ यानी बीच में क्या जाएगा? प्लस। कॉपर सल्फेट CuSO4 क्या क्या बना के दे रहा है? जिंक सल्फेट एंड कॉपर इज फॉर्म्ड, यानी इसने बना लिया जिंक सल्फेट। अब देखो जिंक की भी वैलेंसी क्या है? 2, सल्फेट की भी क्या है? 2, फिर से कैंसिल हो गए तो सिंपल बन गया ZnSO4। तो ZnSO4 और कॉपर में हम सिर्फ क्या लिख देंगे? C। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं तुमको एक और टाइप की रिएक्शन सिखा दे रहा हूँ। ये जिंक है, ये कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट का बहुत अच्छा दोस्त है, बचपन से साथ में कॉपर और सल्फेट, ठीक है। लेकिन एक दिन इनके जीवन में कौन आ गया? जिंक। और आकर किससे दोस्ती कर ली उसने? सल्फेट से। और कॉपर के खिलाफ उसने भड़का दिया, बोला ये जो कॉपर है ना तुम्हारा दोस्त तो है, लेकिन हो सकता है तुम्हारे साथ ना बहुत गेम वेम खेलता है, तुम्हारा ना बहुत अच्छा दोस्त नहीं है, तुम्हारे साथ ना धोखा करता है या फिर मेरे से आके तुम्हारी चुगली करता है। ऐसा जिंक ने किसको बोल दिया? सल्फेट को। तो सल्फेट ने देखा कि यार जितनी रिएक्टिविटी, अभी मैं फ्रेंडशिप को रिएक्टिविटी बोलूँगा तो समझ जाना, जितनी रिएक्टिविटी मेरी कॉपर के साथ थी उससे ज़्यादा किसके साथ लगने लगी? अब जिंक के साथ। यानी जिंक अब मुझे ज़्यादा रिएक्टिव लगने लगा, यानी ज़्यादा फ्रेंडली लगने लगा। तो अब मैं किसके साथ चला जाऊँ? जिंक के साथ। यानी जिंक ने ज़्यादा रिएक्टिव होकर, अच्छे से सुनना, ज़्यादा रिएक्टिव या ज़्यादा फ्रेंडली होकर किसका पत्ता साफ कर दिया? कॉपर का। और इस वजह से जिंक और सल्फेट साथ में हो गए और कॉपर अलग हो गया। अब मैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बताऊं तो जिंक ना ज़्यादा रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू कॉपर। रिएक्टिव ज़्यादा है यानी कि वो रिएक्टिविटी शो करता है, वो चाहता है कि मैं इसके साथ क्या हो जाऊं? रिएक्ट हो जाऊं और इन दोनों का बॉन्ड तोड़ दूं। तो जिंक आया, उसने कॉपर और सल्फेट के बॉन्ड को तोड़ दिया, क्योंकि जिंक ज़्यादा क्या है? रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू कॉपर। तो उसने कॉपर की क्या ले ली? जगह ले ली, यानी कॉपर को क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया, उसकी जगह छीन ली, उसको अपनी प्लेस से हटा दिया, डिस्प्लेस कर दिया और जाकर खुद उसकी प्लेस में बैठ गया, कॉपर को अकेला कर दिया। इस टाइप की रिएक्शन को सिंपली हम बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ आया? जब एक आकर दो के बीच का क्या तोड़ देगा? बॉन्ड तोड़ देगा। समझ आया? और बॉन्ड तोड़कर उसकी जगह ले लेगा और वो अकेला रह जाएगा। ठीक है ना? इस दगाबाजी को हम बोलते हैं कौन सी रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर अपन ने सीख लिया कि फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। अगर ऐसा लिखा हुआ आ जाए कहीं पर भी तो उन फॉर्मूलाज को यूज़ करके हम इक्वेशन कैसे लिखते हैं। अब मुझे बताओ, क्या ये इक्वेशन है या नीचे लिखी हुई इक्वेशन है? ये नीचे लिखी हुई इक्वेशन है। ये सिर्फ रिएक्शंस हैं, ये मैंने बताया, ये रिएक्ट हो गया, ये बन गया। बट जब मैंने इनको लिखा तब मैंने क्या लिखी? इनकी इक्वेशन। अब अगर मुझे पता होगा जैसे कि कैल्शियम जो है वो होता है सॉलिड, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा? S। मुझे पता है वाटर क्या होता है? लिक्विड, तो मैं लिख दूंगा L। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मुझे पता है क्या होता है? सॉलिड, तो मैं लिख दूंगा S। हीट में मुझे कुछ लिखना है, हीट सॉलिड लिक्विड गैस होती है क्या? नहीं। कैल्शियम कार्बोनेट मुझे पता है क्या होता है? सॉलिड, मैंने लिख दिया S। कैल्शियम ऑक्साइड मुझे पता है क्या होता है? सॉलिड, S।
कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? गैस, तो मैंने क्या लिख दिया? जी। जिंक क्या होता है? सॉलिड, मैंने लिख दिया एस। कैल्शियम कॉपर सल्फेट, मोस्टली हम इसको लिक्विड फॉर्म में भी ले सकते हैं या फिर हम इसको सॉलिड फॉर्म में भी ले सकते हैं, दोनों फॉर्म में हो सकता है। मैं अभी फ़िलहाल ये लिख देता हूँ, ये किस फॉर्म में आ गया? लिक्विड फॉर्म में। समझ आ गया? अब चूंकि जब इसने जैसे ही उसको रिएक्ट किया तो जिंक सल्फेट किस फॉर्म में आ गया? लिक्विड फॉर्म में आ गया, और कॉपर क्या बन गया? सॉलिड बन गया। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस होती है जो अपन 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, कैसे वो, लेकिन टाइप ऑफ रिएक्शन हमें इसी चैप्टर में पढ़ना है। किस टाइप की रिएक्शन है ये? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये किस टाइप की रिएक्शन है? टूट रहा है, डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन। ये किस टाइप की रिएक्शन है? दो चीज़ें कंबाइन हो रही हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ आ गया? ठीक है ना? चलो, इस साइड के, हाँ, बैलेंसिंग कैसे करते हैं, है ना? जैसे कि यहाँ पर अगर अलग अलग रिएक्टेंट का नंबर हो एलिमेंट्स का और वहाँ पर अलग हो, तो हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे, वही आज अपन सीखने वाले हैं। समझ आया? बैलेंस कैसे करते हैं किसी भी इक्वेशन को। तो अगर मैं तुम्हें नटशेल में बताऊँ कि हमने आज और कल के 2 दिन में क्या पढ़ा, तो हमने ये पढ़ा कि जब हम किसी भी 2 केमिकल्स को रिएक्ट करते हैं और एक प्रोडक्ट बनता है या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। जब मैं उसको सिंबल्स का यूज़ करके लिख देता हूँ, ठीक है, उसको मैं डिटरमाइन कर देता हूँ, उसको मैं शो कर देता हूँ, तो उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। और केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए मुझे कौन सा कॉन्सेप्ट आना चाहिए? वैलेंसी का, ताकि मैं फॉर्मूला को बना सकूं, फॉर्मूला को बनाकर लिख सकूं, ताकि मैं प्रॉपरली उसको शो कर सकूं कि हाँ भाई ये केमिकल इक्वेशन है। समझ आया? अगर मैं इसकी जगह CaCO2 लिख देता तो क्या ये रिएक्शन सही होती? बिल्कुल नहीं। ठीक है ना? रॉन्ग हो जाती पूरे तरीके से। क्लियर हुआ? चलो, अब हम आगे जो पढ़ने वाले हैं वो ये है कि हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं या फिर अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है। ठीक है? ओके, ये लिख लो, ये तीनों तुमने लिखे थे, है ना? उनके ये आंसर लिख लो। अब हम एक चीज़ और समझते हैं, ठीक है, जो हमारी बुक में लिखी हुई है, वो ये है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है ना, तो ये किस टाइप का चेंज होगा? फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज? समझ आ रहा है? केमिकल चेंज। ठीक है, इस केमिकल चेंज के दौरान हमें कैसे समझ आएगा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हुई है? हम देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन के होते हुए कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ना चेंज हो जाती हैं। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। जब एक केमिकल रिएक्शन होती है तो उस पर्टिकुलर केमिकल की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। वो क्या क्या चेंज होती हैं वो मैं बताता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी अगर मैं कोई रिएक्शन करता हूँ तो एक चीज़ हो जाती है चेंज इन स्टेट। क्या हो जाता है? चेंज इन स्टेट। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, जैसे H2 प्लस O2 दोनों क्या हैं? गैसेस। और जैसे ही मैंने मिलाया तो क्या बन गया? लिक्विड, वाटर बन गया। समझ आए? तो चेंज इन क्या हो गया? स्टेट। अगला, चेंज इन कलर, पूरा लिख देता हूँ। चेंज इन कलर, ठीक है, इसके भी ढेरों एग्जाम्पल हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें से एक अभी हमने देखा था। ठीक है, मैं मान लो एक लेता हूँ FeSO4 प्लस C। ठीक है, तो कुछ लग रहा है, कुछ अभी अपन ने देखा था कुछ ऐसा करके, क्या? हाँ, कुछ डिस्प्लेसमेंट जैसा कुछ लग रहा है। ये इसके साथ ज़्यादा रिएक्टिविटी शो कर सकता है। ठीक है ना? तो ये इसको क्या कर देगा? डिस्प्लेस, आयरन को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। समझ आया? और यहाँ पर जो है ये बन जाएगा
CuSO4 प्लस Fe, ठीक है। और इस दौरान कलर में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। फेरस सल्फेट ग्रीनिश कलर का होता है और जब वो जाकर कॉपर सल्फेट बनाएगा तो ये ब्लूइश कलर का हो जाएगा। समझ आया? तो यहाँ पर क्या हो गया, चेंज इन कलर, ठीक है। यहाँ पर ये कौन सा कलर दे देगा हमें, ब्लू कलर दे देगा। क्लियर हुआ? ठीक है। एक मिनट में ये कंफर्म कर लेता हूँ कि रिएक्टिविटी मैंने सही लिखी है या नहीं, तब तक ये दोनों लिखो। नहीं, हम एक चीज़ देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। हमें एग्जाम्पल में थोड़ा सा चेंज करना होगा। अभी थर्ड चैप्टर में ना अपन एक चीज़ पढ़ेंगे, वो है रिएक्टिविटी सीरीज। उससे हमें पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या होता है। जैसे मैंने लिखा फेरस सल्फेट, ठीक है। इसकी जगह मैं ले लेता हूँ मर्क्यूरिक सल्फेट, HgSO4। कोई दिक्कत नहीं, Hg क्या होता है, मर्क्यूरी, ठीक है। क्यों मैं यहाँ पर ये ले रहा हूँ, क्योंकि कॉपर मर्क्यूरी से ज़्यादा क्या है, रिएक्टिव है, तभी तो उसने मर्क्यूरी को क्या कर दिया, हटा दिया, और यहाँ पर कॉपर सल्फेट बन गया। और यहाँ पर क्या कलर दे दिया इसने, कौन सा प्रोडक्ट दे दिया इसने, Hg। कलर तो वही है, कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, ब्लू, यानी कलर का चेंज हुआ है। कुल मिलाकर क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, कि जब एक केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या चेंज हो सकता है, उसका कलर भी चेंज हो सकता है। समझ आ गया? ठीक है। इसकी एक और रिएक्शन है, ठीक है, ध्यान से देखना। एक और एग्जांपल है, CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इसका कलर होता है क्लियर, कलरलेस, नो कलर, पानी जैसा, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं हल्का कलर होता है, हल्का वाइटिश। लेकिन जब ये रिएक्शन होती है तो ये बन जाता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका कलर हो जाता है मिल्क वाइट, ठीक है। और ये जो रिएक्शन दिख रही है तुमको, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। 2 जगह कम से कम रहेगी ये रिएक्शन। समझ आया? तो ये ना, इसको अपन बोलते हैं लाइम वाटर, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को एक और नाम दिया जाता है, क्या, लाइम वाटर, ठीक है। और जब अपन लाइम वाटर में फूंकते हैं तो हम कौन सी गैस रिलीज कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर अपन एक क्लियर लाइम वाटर में फूंकते हैं या हल्के वाइट लाइम वाटर में फूंकते हैं तो उसमें कौन सी गैस चली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और दोनों रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका कलर क्या हो जाता है, मिल्क वाइट, यानी कि लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, ठीक है। और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्निंग लाइम वाटर मिल्की। क्या हो गया, घर में बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। इसकी एक्टिविटी तक दी है हमको, ठीक है। बस चूने का पानी बनाना पड़ेगा, चूने का पानी। अच्छा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, यहाँ देखो, अभी हमने एक रिएक्शन देखी थी इसकी, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, चूना प्लस पानी मिलकर बना देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज़ लाइम वाटर। इसको हम बोलते हैं क्विक लाइम। चूने को क्या कहते हैं, क्विक लाइम। ये क्या है, वाटर, जो कि बना देता है हमारा क्या, चूने का पानी। और जब इस चूने के पानी में हम फूंकते हैं तो बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड डाल देते हैं, तो क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका कलर क्या होता है, मिल्की वाइट। समझ आ गया? ये एक और एग्जांपल लेते हैं, या फिर एक और हम देखते हैं कि ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन क्या क्या चेंज आते हैं। तीसरा आता है एवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान गैस एवॉल्व हो सकती है। एवॉल्व होना यानी बाहर निकलना, ठीक है।
पहला हमने देखा चेंज इन स्टेट, दूसरा हमने देखा चेंज इन कलर, तीसरा हम देख रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर मैं इस रिएक्शन को उल्टा कर दूं, कैल्शियम कार्बोनेट टूटकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्या बना रहा है, CO2, किस फॉर्म में, गैस। तो ये एक एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल होता है जब मैं किसी मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराता हूँ। देखो मैं क्या करता हूँ, एक मेटल लेता हूँ, जैसे आयरन ले लो, Fe, इसको मैंने रिएक्ट करा दिया एक एसिड के साथ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। इसका दूसरा नाम सिंपल लैंग्वेज में हाइड्रोजन क्लोराइड भी हो सकता है, ठीक है, बट हम इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हमारे पेट में भी पाया जाता है, ठीक है, सिर्फ पेट में नहीं पाया जाता, पेट में भी पाया जाता है, ठीक है। वरना कहोगे सर जितना भी है शायद हमारे पेट से निकाल रहे होंगे। तो क्या होता है कि ये जो Fe होता है, ठीक है, Fe हो सकता है, कोई भी मेटल हो सकता है, कॉपर हो सकता है, या बहुत सारे मेटल्स दुनिया में पाए जाते हैं, कैल्शियम हो सकता है, ठीक है। अपन कैल्शियम का अच्छा एग्जांपल लेते हैं क्योंकि उसमें ना क्लियरली ये चीज़ दिख जाती है। आयरन में भी होता है हम, लेकिन कैल्शियम का एग्जांपल लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर वैलेंसी भी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। कैल्शियम लेते हैं हम एग्जांपल, ठीक है। अब देखो ध्यान से, कैल्शियम एक मेटल है जो कि रिएक्ट कर रहा है एक एसिड के साथ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड, तो ये कैल्शियम इस हाइड्रोजन को उड़ा देता है, अलग कर देता है, ठीक है। रिएक्टिविटी पे अभी ध्यान ना देकर हम ये समझें कि मेटल की टेंडेंसी होती है किसी भी नेगेटिव चार्ज के साथ जुड़ने की, या फिर हाइड्रोजन की टेंडेंसी होती है कि जैसे ही कोई और पॉजिटिव चार्ज आए तो मैं भाग जाऊं। इसको भागने की बड़ी जल्दी रहती है हाइड्रोजन को, ये चाहता है मेरा चंगुल छूटे। ये दोनों दोस्त हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है इस दोस्ती में, ठीक है, ये चाह रहा है भाग जाओ। तो जैसे ही कैल्शियम को क्लोरीन को दोस्त मिला कैल्शियम, तो कैल्शियम और क्लोरीन मिलकर बना देते हैं कैल्शियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होगा कैल्शियम की वैलेंसी 2, क्लोरीन की वैलेंसी 1, तो CaCl2। वेरी गुड, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2, और H2 किस फॉर्म में निकल गई, गैस के फॉर्म में, यानी मैं यहाँ पर एरो लगा सकता हूँ, समझ आया, इवॉल्व हो गई, उड़ गई। अब यही हमें देखना है कि भाई साहब जब कैल्शियम एक है, यहाँ भी एक है, हाइड्रोजन एक है लेकिन यहाँ 2 है, Cl एक है लेकिन यहाँ 2 है, तो ये एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, बैलेंस नहीं है। लेकिन हम देखेंगे कैसे बैलेंस करते हैं इसको, बहुत आसान है बैलेंस करना, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। हमें सिर्फ ये अभी फ़िलहाल देखना है कि कैसे इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जाम्पल ये हो सकता है, ठीक है। और चौथी चीज़, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, नंबरिंग कर दूँ मैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, और अगला है चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है, ठीक है। जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था, कैल्शियम ऑक्साइड जब पानी के साथ रिएक्ट होता है तो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसमें क्या निकलती है, हीट निकलती है। हीट निकलती है तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, बढ़ रहा है यानी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। समझ में आ गया। तो जब आप किसी भी चीज़ में हीट निकालते हो तो उसका टेम्परेचर चेंज कर सकते हो, तो किसी केमिकल चेंज के दौरान हीट भी निकल सकती है, उसका टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है। क्लियर हुआ। तो ये 4 चीज़ें अलॉन्ग विद द एग्जांपल मैंने बता दी तुमको कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें उसका क्या क्या चेंज हो सकता है, पहले स्टेट चेंज हो सकता है। इधर दोनों किस स्टेट में थे, गैस, इधर ये किस स्टेट में आ गया, क्या और क्या चेंज हो सकता है, कलर। इधर कोई भी कलर हो, मुझे नहीं पता मर्क्यूरी के साथ क्या बनाता है, लेकिन अगर कॉपर सल्फेट बनाए तो क्या कलर होगा, ब्लू। इधर हमने क्या कलर देखा, नो कलर, क्लियर। और इधर जैसे ही हमने बनाया तो क्या कलर हो गया, मिल्क वाइट, या इसको हम मिल्की वाइट भी बोलते हैं। तीसरा क्या निकल सकती है, गैस। जब मैंने मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो मुझे कौन सी गैस मिल गई, हाइड्रोजन गैस, ये पक्का है निकलती है, ठीक है।
और इस रिएक्शन को पता है हम 2 चैप्टर्स में पढ़ेंगे, पता है कौन कौन से? एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हाँ, सेकेंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर दोनों में ये रिएक्शन पढ़ेंगे। तो तुम्हारा तो सिलेबस ही कम हो गया, क्योंकि मैंने पहले ही चैप्टर में पढ़ा दी ये चीज़, ठीक है। और चौथा, क्या चेंज हो सकता है उसका? टेम्परेचर। इधर कम था, इधर ज़्यादा, क्योंकि क्या निकली? हीट। समझ आए? चूने में जब तुम पानी मिलाओगे तो तुम कभी देखना कि वो पानी कैसा हो जाएगा? गर्म हो जाएगा, या फिर वो जो लाइम वाटर है वो क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। समझ आ गया? ठीक है, तो ये लिख लो। ठीक है, बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन, यानी कि कुल मिलाकर हमें करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट्स, यानी रिएक्टेंट में एलिमेंट्स का क्या नंबर इक्वल होना चाहिए, इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, क्लियर हुआ? यानी रिएक्टेंट में जितने नंबर हों एलिमेंट्स के, या एलिमेंट का जितना नंबर हो उतना ही प्रोडक्ट में होना चाहिए। अभी हमने एग्जाम्पल लिया था, क्या एग्जाम्पल लिया था? कैल्शियम को रिएक्ट कराया था HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, जिसमें हमें मिला था CaCl2 प्लस H2, ये मिला था। अब हम देखो स्टेप बाय स्टेप देखना हम कैसे किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। इसके लिए एक चीज़ याद रखना, जो मैं तरीका बता रहा हूँ उसमें तुम्हें पेंसिल की ज़रूरत पड़ेगी, पेन यूज़ डायरेक्टली कभी मत करना, ठीक है। वापस अपन पेंसिल के दौर में आएंगे, बचपन के दौर में आएंगे, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ना चीज़ें रब करनी पड़ सकती हैं, ठीक है, मिटानी पड़ सकती हैं। अब देखो, हम पहले लिखेंगे LHS। LHS यानी हमारे क्या? रिएक्टेंट्स, ठीक है। और यहाँ हम लिखेंगे RHS, यानी कि हमारे क्या? समझ आया? अब हम ये देखेंगे कि रिएक्टेंट्स में कितने एलिमेंट्स हैं। पहला एलिमेंट क्या है? कैल्शियम, ठीक है। दूसरा एलिमेंट क्या है? हाइड्रोजन। तीसरा एलिमेंट क्या है? क्लोरीन। बस सेम यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर भी कैल्शियम है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। अब ये बताओ, मेरे पास चौक है तो मैं आराम से रब करूँगा, मुझे दिक्कत नहीं है, पेंसिल यूज़ करना। कैल्शियम कितना है यहाँ पर? यहाँ पर 1, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हाइड्रोजन कितना है? यहाँ कितना है? यहाँ क्लोरीन कितना है? यहाँ कितना है? तो मुझे कैल्शियम से दिक्कत नहीं है, हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। अगर मुझे इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, ध्यान से सुनना, तो मुझे इनको 2 बनाना पड़ेगा। याद रखना, हम कभी नंबर को डिक्रीज़ नहीं करते। मैं इसको 1 नहीं बनाऊंगा कभी, क्योंकि इक्वेशन तो ये कह रही है कि ये 2 बन चुका है। हाइड्रोजन को मैं 2 से H नहीं लिख सकता, H2 ही रहेगा, क्योंकि उसी फॉर्म में पाया जाता है। क्या मैं इसको CaCl लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ क्या? क्योंकि यहाँ पर क्या फॉर्मूला बन जाएगा CaCl नाम का? नहीं बन पाएगा। कैल्शियम की वैलेंसी क्या है? 2 है। तो मुझे इसको 2 बनाना पड़ेगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन को। समझ आ गया? ठीक है, तो मैं हाइड्रोजन और क्लोरीन को 2 बनाने के लिए यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 लिख सकता हूँ? नहीं। क्यों नहीं लिख सकता?
क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन का अलग एटम हो गया और यहाँ क्लोरीन का अलग एटम हो गया। मैं इन दोनों में 2 लिखने की बजाय ऐसा कुछ करूँ कि मैंने HCl का जो मॉलिक्यूल है, HCl का जो मॉलिक्यूल है वो एक लिया ही नहीं, बल्कि मैंने कितने मॉलिक्यूल लिए, उसके 2 मॉलिक्यूल ले लिए। यानी HCl ही मैंने कितने लिए थे, 2। मैंने हाइड्रोजन 2 अलग और क्लोरीन 2 अलग नहीं लिए, मैंने HCl ही कितने लिए, 2। तो इस वजह से अगर सामने की तरफ 2 है ना, तो हाइड्रोजन भी कितना हो जाएगा, 2, और क्लोरीन भी कितना हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ 2 लगाया तो ये इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट्स का नंबर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या आ गया, सेम। समझ आ गया? इसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग एन इक्वेशन। और ये जो तरीका मैंने बताया इसमें सिर्फ पेंसिल की इनकन्वीनियंस आएगी, बाकी कुछ नहीं। LHS RHS लिखो, सबके नंबर लिखो, इन नंबर को बस किसके हिसाब से करो, कम से ज़्यादा करना है या ज़्यादा से कम, कम से ज़्यादा, ये रूल है, रूल ऑफ थंब याद रखना, ठीक है ना। हमेशा कम से ज़्यादा की तरफ जाना, 1 से 3 या 1 से 2, 2 से 4, 3 से 6, ऐसा होगा हमेशा। समझ आ गया? ये एग्जाम्पल लिख लो और एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। चलो अगला जो क्वेश्चन है हमारा ये है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट, या इसको हम सिंपली बोल देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, सबसे खतरनाक एसिड माना जाता है। Na2SO4 नाम बता सकते हो, सोडियम सल्फेट और हाइड्रोजन, ठीक है। सॉरी, एक चीज़ यहाँ पर और होगी, ऑक्सीजन, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सॉल्व करना है, करके देखो, ट्राई करो, ठीक है। जहाँ फंसोगे वहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहले हमें रूल समझने पड़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला रूल तो यही है कि कम से ज़्यादा की तरफ होगा हमेशा, और रूल्स कुछ होते हैं, ठीक है, वो मैं बताता हूँ। चलो बताओ, रिएक्टेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट हैं। पहला होगा सोडियम, दूसरा होगा ऑक्सीजन O, तीसरा होगा हाइड्रोजन H, हाइड्रोजन हो चुका, चौथा होगा सल्फर S। SO4 साथ में कभी नहीं आएगा। हम एलिमेंट्स देखते हैं, सेम एलिमेंट्स इधर हो जाएंगे, सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और सल्फर। चलो गिनती करते हैं हम। सोडियम कितना है रिएक्टेंट में, 1, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5, 5 है, हाइड्रोजन 1 2 3, सल्फर इज 1। समझ आ गया? यहाँ देखते हैं, सोडियम 2, सल्फर, सॉरी सल्फर नहीं, ऑक्सीजन देखते हैं, 4 और 1, हाइड्रोजन 2 और सल्फर। सोडियम में बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, सल्फर बैलेंस है। एक और रूल देखो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे किस किस को चेंज करना है, सोडियम को और हाइड्रोजन को। अब तुम मुझे बताओ, मुझे इसमें 1 से 2 करना है या 2 से 1? 1 से 2 करना है। मुझे 3 से 2 करना है या 2 से 3? लेकिन मैं किसी को 2 से 3 कर ही नहीं सकता। मैं 2 में कितना मल्टीप्लाई करूं कि 3 आ जाए? मल्टीप्लाई कर सकता हूं क्या? नहीं, ये पूरा काम मल्टीप्लाई का चलता है दरअसल, ठीक है। तो मैं 1 में 2 मल्टीप्लाई करके 2 ला सकता हूं, लेकिन मैं 2 में कुछ भी मल्टीप्लाई करके फ़िलहाल 3 नहीं ला सकता यहाँ। अब मैं पॉइंट में तो मल्टीप्लाई करूँगा नहीं कि 1.5, ठीक है। हेलो मत बे, सीधे खड़े रहो, ठीक है। हाँ, तो मैं 2 में 1.5 का मल्टीप्लाई करके 3 नहीं ला सकता। क्या मैं यहाँ पर हाइड्रोजन में 1.5 इंक्लूड कर सकता हूँ? 1.5 वाटर के मॉलिक्यूल, सुना है कभी? नहीं। तो आसान क्या है, पहला स्टेप क्या होगा हमारा, इस सोडियम को क्या करना, 2। अब अगर मुझे इस सोडियम को 2 करना है
तो सबसे पहले मुझे यहाँ 2 लगाना पड़ेगा क्या? नहीं। रूल है कि जब भी आपको ऐसे किसी बड़े मॉलिक्यूल में किसी एक एटम को नंबर चेंज करना है तो हमेशा वो नंबर कहाँ लगेगा? सामने, फ्रंट में। समझ आ गया? यहाँ कभी नहीं लगेगा। और पूरी बैलेंसिंग के दौरान कभी भी यहाँ पर नंबर नहीं ऐड होंगे, हमेशा कहाँ ऐड होंगे? सामने की तरफ। क्लियर हुआ? दिस इज़ द रूल ऑफ थंब। एक और रूल है ये। क्लियर हुआ? तो जैसे ही मैंने इसको 2 किया तो मेरा सोडियम तो 2 हो गया, लेकिन बाकी भी बिगड़ गए ना। कैसे बिगड़े? यहाँ ऑक्सीजन 1 था, अब कितना हो गया? 2 ऑक्सीजन। यहाँ पर कितने हैं? 4। तो टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। हाइड्रोजन यहाँ पर 1 था पहले, अब कितने हो गए? 2। और यहाँ पर 2 हैं, 2 और 2 4। समझ आ गया? सल्फर अभी बैलेंस है। अब देखो, अब सोडियम बैलेंस्ड है, सल्फर बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड है। ठीक है ना? अब मुझे बताओ कि क्या मैं 5 से 6 कर सकता हूँ या 2 से 4? 5 से 6 कर सकता हूँ। 5 में कितना मल्टीप्लाई करूँ कि 6 हो जाए? नहीं कर सकता। 5 में कितना मल्टीप्लाई करके 6 कर दूंगा? 1 पॉइंट कुछ। लेकिन मैं कैसे करूँ? यहाँ पे मैं 2 में कितना मल्टीप्लाई करूँ कि 4 आ जाए? सिंपल। समझ आया? तो मुझे यहाँ पर क्या करना है? 2 का मल्टीप्लाई करना है हाइड्रोजन में। तो मैं यहाँ 2 में इंटू करके 4 लिख दूँ या यहाँ 2 लिख दूँ? यहाँ क्या लिख दूंगा? 2। तो ये 2 2 से क्या हो जाएगा? तो मेरे पास हाइड्रोजन कितने आ गए? अब जादू देखो, तुम देखोगे जादू? 4 और ये 2 भी यहाँ जाएंगे, 6। अपने आप ऑक्सीजन भी क्या हो गया? बैलेंस हो गया। समझ में आ गया? तो ये है हमारा बैलेंसिंग का तरीका जब ऐसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो। क्या रूल था? सबसे पहले हमने देखा था कि कुछ चीज़ें बैलेंस थीं, लेकिन हमें उनको अनबैलेंस करना पड़ा ताकि दूसरी चीज़ों को बैलेंस करें। मुझे सोडियम को बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का नंबर चेंज करना पड़ा, क्योंकि ऑक्सीजन का नंबर सेम था, उसमें दिक्कत कुछ नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी मुझे उसका नंबर चेंज करना पड़ा। 5 से क्या बनाना पड़ा? 6 बनाना पड़ा, लेकिन उसमें मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। फिर मैंने देखा जब हम यहाँ गए तो हाइड्रोजन बिगड़ चुका था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों बिगड़ गए थे। लेकिन 5 से 6 करने के बजाय ज़्यादा ईजी क्या था? 2 से 4 कर देना। तो मैंने यहाँ पर कितना लिख दिया? 2। तो 2 2 सा क्या हो गया? 4 हो गया। और इसी 2 2 सा 4 की वजह से यहाँ पर जो 4 हो गए, यहाँ पर 2 हो गए, ऑक्सीजन भी क्या हो गया? बैलेंस हो गया। समझ आ गया? तो ये है बैलेंसिंग का कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। क्लियर है? लिख लो। और जब भी क्वेश्चन आता है कि इसकी एक बैलेंस्ड इक्वेशन लिखो, तो सिंपली ये करने के बाद लास्ट में ये इक्वेशन लिख देना। ठीक है? दिस इज़ अ बैलेंस्ड इक्वेशन। जब ये 2 नहीं था, ये 2 नहीं था, तो क्या बैलेंस थी? नहीं, अब बैलेंस्ड है। क्लियर हुआ? हाँ, एग्ज़ाम में शो करके बताना पड़ेगा। ठीक है? और इसलिए मैं पेंसिल यूज़ करने की बात कर रहा हूँ। पेंसिल यूज़ करो और मिटा मिटा के फाइनल जब आ जाए तो वो शो कर दो। समझ आए? ये शो नहीं करना कि तुमने कैसे बैलेंस किया, ये दिखा दो कि मैंने ये किया है, फिर उसके बाद यहाँ पर ये लिखते लिखते वो समझ जाएंगे इन्विजिलेट चेकर जो है कि तुमने जो है यहाँ पर इसको मिटाया है, रब किया है और इसको बैलेंस करने की कोशिश की है। समझ आ गया? उनको इससे ज़्यादा वो नहीं है कि तुम पूरा दिखाओ, वरना वो गोदागादी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है ना? बस तुम ये दिखा देना कि हाँ मैंने LHS RHS लेके ट्राई किया था। क्लियर है? ठीक है। ठीक, क्वेश्चन आ गया हमारा तीसरा, आयरन ऑक्साइड या फिर फेरिक ऑक्साइड। आयरन को फेरिक कब बोला जाता है? जब आयरन की वैलेंसी जो है वो क्या हो? 3। नॉर्मली वैलेंसी क्या होती है? 3 ही होती है। ठीक है? लेकिन मैं उसको फेरिक बोलता हूँ जब पक्का मुझे पता हो कि 3 है। ठीक है? आयरन को मैं बोलूँगा फेरिक जब मुझे पक्का पता है कि 3 है। अगर गलती से तुम्हें कहीं पर दिख जाए फेरस, तो याद रखना यहाँ आयरन की वैलेंसी क्या है? 2, लेकिन यहाँ पर फेरिक है। अब मैं आयरन बोल के क्या बता सकता हूँ कि वैलेंसी 2 है या 3? नहीं, मुझे बताना है
अब मैंने मान लो तुमको दे दिया आयरन ऑक्साइड, तो अब तुम कंफ्यूज हो कि सर ये 2 वाली वैलेंसी है या 3 वाली वैलेंसी है, इसलिए मुझे पक्का बताना था कि 3 वाली वैलेंसी है, तो मैंने कौन सा वर्ड लिखा, फेरिक वर्ड लिखा। अगर मुझे पक्का बताना होता 2 वैलेंसी है तो क्या लिखता, फेरस। मैंने यहाँ पे आयरन लिखा, सिंबल नहीं लिखा, क्योंकि मैं क्या चाह रहा हूँ कि अब तुम इस रिएक्शन को आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड प्लस किससे मिल रहा है, वो एल्यूमिनियम से, जिससे मिलकर क्या बना रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन। इसको पहले हमें लिखना पड़ेगा फॉर्मूला के फॉर्म में। जब तुम फॉर्मूला के फॉर्म में लिख लो, उसके बाद इसको क्या करोगे, बैलेंस। स्टार्ट हो जाओ। फॉर्मूला सबसे पहले तो आयरन ऑक्साइड, कौन सा आयरन, कितने वैलेंसी वाला, 3। आयरन की वैलेंसी है 3। ऑक्सीजन को अगर हम कैलकुलेट करें एटॉमिक नंबर से तो उसकी वैलेंसी क्या आती है, 2। तो ऑक्सीजन का 2, तो इसकी वैलेंसी 3, इसका 2। आयरन को क्या मिलेगा, 2, ऑक्सीजन को क्या मिलेगा, 3। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो बन जाएगा Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम में मैं डायरेक्ट Al लिख सकता हूँ, हाँ। इसके बाद एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम की भी वैलेंसी 3, ऑक्सीजन की 2, तो फिर से वही हो जाएगा, Al को मिलेगा 2, ऑक्सीजन को 3, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, Fe। समझ आ गया। अब हमें इसको क्या करना है, बैलेंस, ठीक है। अनबैलेंस्ड है या नहीं, पहले ये बताओ, है ना, अनबैलेंस्ड है, यहाँ पर Fe2 है, वहाँ पर Fe1 है, ठीक है। तो पहले इसको बैलेंस करने की कोशिश करो, हो जाए तो फिर हम देखेंगे, ठीक है, कैसे किया। ठीक है, कैसे किया हमने इनको बैलेंस। पहला पहला एलिमेंट क्या है, आयरन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा एल्यूमिनियम। यहाँ पर भी सेम, आयरन, ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम, ठीक है। कितने आयरन हैं, यहाँ कितना है, 1, ऑक्सीजन 3, यहाँ कितना है, 3, एल्यूमिनियम 1, यहाँ पर 2, ठीक है। ऑक्सीजन बैलेंस है, हाँ। किस में दिक्कत है, आयरन और एल्यूमिनियम। ध्यान से देखो, 1 से 2 करना है, 1 से 2 करना है, हमें कोई भी यहाँ पर दिमाग नहीं लगाना कि ऑक्सीजन को चेंज करना है या क्या करना है, सिंपल। 1 से 2 करना है तो सामने क्या लिख दिया, तो ये हो गया हमारा Al, बैलेंस हो गया। 1 से 2 करना है, सामने क्या लिख दिया, 2, हो गया हमारा। दिस इज आवर बैलेंस्ड इक्वेशन। क्लियर हो गया, ये हो गई हमारी इक्वेशन बैलेंस। तो ये मैंने 3 एग्जाम्पल दिए, कल हम ऐसे और एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। ढेर सारे एग्जाम्पल करेंगे, चाहे वो इस फॉर्म में लिखे हों, चाहे वो इस फॉर्म में लिखे हों, ठीक है। हम बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके हमसे बैलेंसिंग अच्छे से बनेगी। क्लियर हुआ, बैलेंसिंग करते बनने लगी, ठीक है ना। हम बस LHS RHS लेते हैं, यहाँ पर हम एलिमेंट्स का नंबर लिख देते हैं, यहाँ कितने, यहाँ कितने। हम हमेशा किससे किसकी तरफ जाते हैं, कम से ज़्यादा की तरफ, हमेशा ये। और दूसरा, अगर हमें मल्टीप्लाई वाले नंबर मिल रहे हैं तो ही हमें उसको अप्लाई करना है। अगर 2 से 3 करना है तो कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे। 5 से 6 करने तो कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे। 1 से 2 करना है, कर पाओगे, हाँ। 1 से 3 करना है, कर पाओगे, हाँ। 2 से 4 करना है, कर पाओगे, हाँ, क्योंकि सिंपल मल्टीप्लाई करना है, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, समझ आ गया। लेकिन इनमें तुम मल्टीप्लाई आसानी से नहीं कर पाओगे। क्लियर हुआ। तो हमेशा इनको पहले प्रायोरिटी मानना पड़ती है, ठीक है ना। इनको हम प्रायोरिटी मानेंगे, पहले हम इनको करेंगे। और सिंपल सी बात है, कहीं भी किसी भी इक्वेशन में अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि 2 से 3 है या 5 से 6 है, तो कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह होगी जहाँ पर ये तीनों में से कुछ ना कुछ होगा। समझ आया। स्टार्ट कहाँ से करोगे, इनमें से एक, और जैसे ही तुम इनमें से एक करोगे तो दूसरा बिगड़ जाएगा। समझ आए, ये मैं कल भी एक्सप्लेन करूँगा, बिगड़ जाएगा। लेकिन जब तुम उसको सुधारोगे तो अपने आप इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस। क्लियर हुआ, ठीक है। तो
आज की क्लास यहीं तक करते हैं, ठीक है। ये मैंने बैलेंसिंग बता दी, वैलेंसी क्या होती है, फॉर्मूला कैसे बनाते हैं ये बता दिया, ठीक है। और क्या बताया, केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या क्या चेंजेस होते हैं, स्टेट में, कलर में, टेम्परेचर में, और गैस का क्या होता है, एवोल्यूशन होता है, ठीक है। उन एग्जाम्पल को ना अच्छे से याद कर लेना या अच्छे से लिख लेना, क्योंकि वो एग्जाम्पल ही आगे चल के और चैप्टर्स में आएंगे। समझ में आ गया? चलो आज का लेक्चर यहीं पर हो गया, ठीक है, बाय।